हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सो एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम असम एफएसओ में आया हुआ 2022 का जो पेपर है वो हम देखने वाले हैं। 2022 का जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ था उसको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस वन बाय वन हम देखेंगे। आगे जाने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि असम एफएसओ का 2023 का जो कोर्स है वो ऑलरेडी लॉन्चिंग फेज में है, जिसमें कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। इसमें आपको टेक्निकल पार्ट पूरा का पूरा मिलेगा, यानी 70 क्वेश्चंस जो उसके आते हैं वो आपको पूरे मिलेंगे। और कंप्यूटर का जो पोर्शन है, जो 30 क्वेश्चन का पार्ट है, वो आपको मिलने वाला है इसमें। कोर्स के फीचर्स की बात कर लेते हैं तो आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स में आपको लाइव भी मिलेगा और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलने वाले हैं। आगे जाते हैं तो लेक्चर के नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ई बुक्स सेपरेटली प्रोवाइड की जाएंगी आपको। टेस्ट सीरीज रहेगी इसमें इंक्लूडेड, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। इसमें इनरोल करने के लिए आप सो एजुकेशन के वेबसाइट या सो एजुकेशन के ऐप के थ्रू जा सकते हैं और इनरोलमेंट कर सकते हैं। और आपका जो कोर्स है उसका जो ऑफर प्राइस है वो है 2199। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन पेपर पर। सो फ्रेंड्स, ये जो पेपर है आपका उसमें दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट ए है आपका जो कि है नॉन टेक्निकल पार्ट। नॉन टेक्निकल पार्ट में आपको जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाता है, जो कि 30 क्वेश्चंस इंक्लूडेड होते हैं इस पार्ट में। उसके बाद आता है आपका पार्ट बी। पार्ट बी में आपके टोटल 70 क्वेश्चंस रहते हैं और पार्ट ए में आपके टोटल 30 क्वेश्चंस रहते हैं। इस वीडियो में हम आपसे जो डिस्कस करेंगे वो टेक्निकल पोर्शन जो है इस पेपर का, जो कि 70 क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पार्ट बी के क्वेश्चन नंबर 1 से। जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, उसमें पूछा जा रहा है कि अ पेस्ट्री अवेलेबल इन द मार्केट इज अ टाइप ऑफ। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रोप्राइटरी फूड, ऑप्शन बी है नॉन प्रोप्राइटरी फूड, ऑप्शन सी है अनरेगुलेटेड फूड, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोप्राइटरी फूड। प्रोप्राइटरी फूड क्या होते हैं? ये ऐसे फूड्स होते हैं जिनका स्टैंडर्ड अभी डेवलप नहीं किया गया है एफएसएसए के अकॉर्डिंग, तो उसको हम प्रोप्राइटरी फूड यहाँ पर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ अडल्ट्रेंट? इनमें से कौन सा ऐसा टाइप है जो कि अडल्ट्रेंट की कैटेगरी में आता है? ऑप्शंस देखते हैं। पॉइजनस और डिलिटोरियस सब्सटेंसेस, ऑप्शन बी है फिल्थ और फॉरेन मैटर, ऑप्शन सी है इकोनॉमिक अडल्ट्रेंट, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो एफएसएसए के अकॉर्डिंग ये तीनों पोर्शंस जो हैं, ये तीनों ऑप्शंस अडल्ट्रेंट की कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड इन मीट टेंडराइजेशन? मीट के टेंडराइजेशन में कौन से एंजाइम का यूज किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने। अमाइलेज, ऑप्शन बी है लाइपेज, ऑप्शन सी है पेपेन, ऑप्शन डी है ट्रिप्सिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पेपेन। पेपेन, इनके सिवाय कौन से एंजाइम्स यूज किए जाते हैं मीट के टेंडराइजेशन में? वो हो जाएगा आपका ब्रोमेलेन। और कौन से एंजाइम्स का यूज किया जाता है मीट के टेंडराइजेशन में? वो हो जाएगा फाइसिन। तो अगर पेपेन के सिवाय ये दोनों भी अगर ऑप्शन में होते आपके सामने, ब्रोमेलेन या फाइसिन, तो वो भी राइट आंसर कंसीडर किए जाते। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मीट टेंडराइजेशन इज बेस्ड ऑन। इसका ऑप्शन है ब्रेकिंग द डाइसल्फाइड बॉन्ड, ऑप्शन बी है ब्रेकिंग एक्टिन फाइब्रिल्स, ऑप्शन सी है मसल हाइड्रेशन, और ऑप्शन डी है सेपरेटिंग मसल लेयर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रेकिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड? इनमें से कौन सा ऐसा एसिड है जो कि पॉली अनसेचुरेटेड है? ऑप्शन ए है स्टेरिक एसिड, ऑप्शन बी है लॉरिक एसिड, ऑप्शन सी है ओलिक एसिड, और ऑप्शन डी है लिनोलिक एसिड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, लिनोलिक एसिड। लिनोलिक एसिड एक टाइप का पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। स्टेरिक एसिड और लॉरिक एसिड की अगर बात करें तो ये दोनों सेचुरेटेड फैटी एसिड है। ये दोनों सेचुरेटेड फैटी एसिड है। क्यों? क्योंकि इनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स रहते हैं। ओलिक एसिड एक टाइप का अनसेचुरेटेड है, बट ये एक मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। ये मोनो अनसेचुरेटेड क्यों है? मोनो अनसेचुरेटेड इसलिए है क्योंकि ये 18 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और इसके सिर्फ 9th पोजीशन पर
9th पोजीशन पर डबल बॉन्ड होता है। तो जब भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं किसी भी टाइप के फैटी एसिड में तो उसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोला जाता है। यहाँ पर सिर्फ 9th पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, इसलिए ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। लिनोलिक एसिड की बात करते हैं, लिनोलेनिक एसिड की, तो इसमें 9th, 12th और 15th पोजीशन पर डबल बॉन्ड होता है, इसलिए पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेनी कोएंजाइम्स आर, ज़्यादातर जो कोएंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑप्शंस हैं प्रोटीन, ऑप्शन बी है लिपिड, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन डी है विटामिन्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विटामिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन्स जो होते हैं वो एज अ कोएंजाइम वर्क करते हैं और इंजाइम्स के लिए कैटलिस्ट का वर्क करते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो है एंथोसाइनिन बिलोंग्स टू अ पेरेंट क्लास ऑफ मॉलिक्यूल कॉल्ड। एंथोसाइनिन का जो पेरेंट क्लास ऑफ मॉलिक्यूल है वो कौन सा है? ऑप्शंस हैं फ्लेवेनॉल्स, ऑप्शन बी है फ्लेवोन्स, ऑप्शन सी है फ्लेवेनोन्स और ऑप्शन डी है फ्लेवेनॉइड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी फ्लेवेनॉइड्स। एंथोसाइनिन जो होते हैं ये एक टाइप के वाटर सॉल्यूबल पिगमेंट होते हैं, ये वाटर सॉल्यूबल इन नेचर होते हैं। और ये कौन कौन सी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेड, पर्पल और ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये एक टाइप के वाटर सॉल्यूबल पिगमेंट हैं। और कौन सी क्लास के अंदर ये आते हैं? ये आते हैं फ्लेवेनॉइड क्लास के अंदर आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दी एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर लाइक फाइटिक एसिड कैन बी रिमूव बाय। फाइटिक एसिड को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? फाइटिक एसिड एक टाइप का एएनएफ है जो कि बहुत सारे पल्सेस में पाया जाता है, जैसे सोयाबीन में पाया जाता है। तो इसके जो आंसर्स हैं, इसके जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है सोकिंग, ऑप्शन बी है स्प्राउटिंग, ऑप्शन सी है फर्मेंटेशन और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों प्रोसेस को हम यूज कर सकते हैं फाइटिक एसिड एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर को रिमूव करने के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है द प्रिंसिपल मोल्ड यूज्ड इन सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन इज। सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करने में जो प्रिंसिपल मोल्ड यूज होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पेनिसिलियम, ऑप्शन बी है म्यूकर, ऑप्शन सी है राइजोपस और ऑप्शन डी है एस्परजिलस नाइजर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी एस्परजिलस नाइजर। एस्परजिलस नाइजर का यूज किया जाता है सिट्रिक एसिड के माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोडक्शन में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इनविजिबल केमिकल हैजार्ड्स इन फूड आर। कौन से ऐसे केमिकल हैजार्ड्स हैं जो कि इनविजिबल होते हैं फूड्स में? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पेस्टिसाइड रेसिड्यूज, ऑप्शन बी है क्लीनिंग केमिकल्स, ऑप्शन सी है एक्सेस ऑफ परमिसिबल फूड एडिटिव्स, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एफएसएसए के अकॉर्डिंग ये तीनों कंडीशंस जो हैं ये अंडर द केमिकल हैजार्ड्स रखी गई हैं और ये इनविजिबल होते हैं, ये सॉल्यूबल इन नेचर होते हैं और फूड में इनविजिबल होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है बियर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम बार्ले एंड ऑल्सो द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स इज यूज्ड। बियर को बार्ले से मैन्युफैक्चर किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन और इसमें उसके सिवाय कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनका यूज होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जिंजर, ऑप्शन बी है राइस, ऑप्शन सी है व्हीट और ऑप्शन डी है हॉप्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन डी हॉप्स। हॉप्स क्या होते हैं? हॉप्स कैनबिस फैमिली के एक फ्लावर होता है। ये वही फैमिली है जिसमें कि मैरिजुआना और कैनबिस आता है। हॉप्स को स्पाइस ऑफ द बियर भी बोला जाता है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है बियर की एरोमा और बियर का बिटरनेस। बियर में जो बिटरनेस होता है और जो एरोमा होती है उसके लिए हॉप्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हॉप्स हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फूड बॉर्न इलनेस। इनमें से कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो कि सबसे ज्यादा फूड बॉर्न इलनेस को कॉज करता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इकोलाई, ऑप्शन बी है बॉटुलिज्म, ऑप्शन सी है सैल्मोनेला, ऑप्शन डी है लिस्टेरिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सैल्मोनेला। सैल्मोनेला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फूड बॉर्न इलनेस इन लार्जेस्ट नंबर। सबसे ज्यादा फूड बॉर्न इलनेस को कौन कॉज करता है, वो होता है सैल्मोनेला। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच लोगो इज यूज्ड ऑन पैकेजिंग ऑफ फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट। कौन सा ऐसा लोगो है जो कि यूज किया जाता है फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ग्रीन सर्किल विद अ रिंग, ऑप्शन बी है स्क्वायर विद एफ एंड अ प्लस साइन, ऑप्शन सी है सर्किल विद एफ एंड प्लस साइन विद अ रिंग, ऑप्शन डी है स्क्वायर विद एफ एंड प्लस साइन विद अ रिंग। तो फोर्टिफाइड फूड का जो लोगो होता है वो कुछ ऐसा होता है, प्लस एफ, इसमें एक रिंग होती है और ये विद इन अ स्क्वायर होता है, कुछ ऐसा लोगो होता है। तो इस लोगो के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड टीबीटी कमिटी अंडर द डब्ल्यूटीओ होल्ड्स। यहां पर पूछा जा रहा है कि कितनी मीटिंग्स एक साल में टीबीटी होल्ड करता है। ऑप्शन हैं इसके। ऑप्शन ए है 1 मीटिंग एनुअली, ऑप्शन बी है 2 मीटिंग्स एनुअली, ऑप्शन सी है 3 मीटिंग्स एनुअली और ऑप्शन डी है 4 मीटिंग्स एनुअली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 3 मीटिंग्स एनुअली। टीबीटी 3 मीटिंग्स एक साल में कंडक्ट कराता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू दी FSSA 2006, the corrective measures specified in an improvement notice should be taken by food business within at least। FSSA 2006 के अकॉर्डिंग करेक्टिव मेजर्स जो लिए जाते हैं, जो कि इंप्रूवमेंट नोटिस में आपको बोला जाता है FBO को कि आपको करेक्टिव मेजर्स लेने हैं, वो कितने दिनों के अंदर लेने होते हैं। ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए है 11 डेज, ऑप्शन बी है 12 डेज, ऑप्शन सी है 13 डेज और ऑप्शन डी है 14 डेज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 14 डेज। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ एनालिटिकल मेथड यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग लिपिड कंटेंट इन फूड। कौन सा ऐसा मेथड है जो कि लिपिड कंटेंट को डिटरमाइन करने के काम आता है फूड प्रोडक्ट में। ऑप्शन है इसके। ऑप्शन ए है सॉक्सलेट मेथड, ऑप्शन बी है जेल्डाल मेथड, ऑप्शन डी है लॉरी मेथड, सी है लॉरी मेथड और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। बहुत इजी क्वेश्चन है। लिपिड कंटेंट को पता करने के लिए सॉक्सलेट मेथड का यूज किया जाता है। जेल्डाल और लॉरी मेथड का यूज कहां पर किया जाता है, ये किया जाता है प्रोटीन के एस्टिमेशन में। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर हमसे क्या पूछा है, लिपिड कंटेंट, तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सॉक्सलेट मेथड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इन्वेंटेड दी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR टेक्निक का इन्वेंशन किसने किया था। ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी है निकोलस एबर्ट, ऑप्शन सी है लुई पॉस्चर और ऑप्शन डी है कैरी म्यूलिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी कैरी म्यूलिस। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, सॉर्प्शन आइसोथर्म इज द थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप बिटवीन। इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ऑप्शन बी है हीट एंड टेम्परेचर, ऑप्शन सी वाटर एक्टिविटी एंड मॉइस्चर कंटेंट, ऑप्शन डी है डेंसिटी एंड विस्कोसिटी। तो जो सॉर्प्शन आइसोथर्म होता है थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप दिखाता है, ये एक टाइप का ग्राफ होता है और ये दिखाता है वाटर एक्टिविटी और मॉइस्चर कंटेंट के बीच का रिलेशनशिप एट अ प्रॉपर टेम्परेचर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज द मेजर प्रोसेसिंग एड इन चीज प्रोसेसिंग। ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए है लाइपेज, ऑप्शन बी है काइमोसिन, ऑप्शन सी है पेक्टिनेज और ऑप्शन डी है एमाइलेज। होता क्या है कि चीज प्रोसेसिंग में एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं रेनेट या इसी को बोलते हैं रेनिन। रेनिन विद डबल एन, सिंगल एन वाला नहीं। रेनेट जो होता है वो 2 एंजाइम से मिलकर के बना हुआ होता है। ये होता है पेप्सिन प्लस
काइमोसिन। और इसका काम होता है, इसका काम जो होता है वो होता है कर्डलिंग का, कर्डलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कर्डलिंग जो प्रोसेस है वो चीज प्रोसेसिंग में एक टाइप की प्रोसेस होती है। उसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है रेनेट और रेनिन। ये एंजाइम कंपोज्ड होता है दो एंजाइम से जिसको बोलते हैं पेप्सिन एंड काइमोसिन। तो यहां पर आपके पास अगर रेनेट ऑप्शन में नहीं है तो पेप्सिन या काइमोसिन में से हम किसी ऑप्शन को ढूंढेंगे। तो ऑप्शंस यहां पर कौन से हैं? ऑप्शन बी पे हम देख रहे हैं कि काइमोसिन एक ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड नेचुरली प्रेजेंट इन मिल्क? कौन सा ऐसा एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड है जो कि नेचुरली मिल्क में प्रेजेंट रहता है और उसको स्पॉइल होने से बचाता है? ऑप्शन है आपके पास एविडिन, ऑप्शन बी है लैक्टोपेरोक्सीडेज, ऑप्शन सी है लैक्टिक एसिड और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी लैक्टोपेरोक्सीडेज। एविडिन आपको पता है किसमें होता है? ये होता है एग में, ये एग का एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड होता है। लैक्टिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क को कन्वर्ट करने के लिए, किसमें? कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए। लैक्टोपेरोक्सीडेज अगर ऑप्शन में ना होता तो हमारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं जो कि हैं अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, ये भी एक टाइप का एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड होता है। बीटा लैक्ट ग्लोब्यूलिन और लैक्टोफेरिन, ये आपके एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स होते हैं जो कि मिल्क में पाए जाते हैं। लैक्टोपेरोक्सीडेज, अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, बीटा लैक्ट ग्लोब्यूलिन और लैक्टोफेरिन, इतने एंटीऑक्सीडेंट, इतने एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड मिल्क में पाए जाते हैं जो कि मिल्क को स्पॉइल करने से बचाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रोटर वेन मशीनरी इज यूज्ड फॉर टी प्रोसेसिंग टू फैसिलिटेट। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ड्राइंग, ऑप्शन बी है फर्मेंटेशन, ऑप्शन सी है रोलिंग और ऑप्शन डी है सॉर्टिंग। तो रोटर वेन का यूज कहाँ किया जाता है? इसका यूज किया जाता है रोलिंग में। रोलिंग एक टाइप का मेथड होता है टी की प्रोसेसिंग में जिसमें उसको रोल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड रेसिड्यूज कैन बी एनालाइज्ड बाय। ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड अगर फूड में प्रेजेंट हैं तो उसको कौन से मेथड से हम एनालाइज कर सकते हैं? ऑप्शन हैं एसपीएलसी, ऑप्शन बी है AAS, ऑप्शन सी है FPD और ऑप्शन सी है ECD। तो ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड का जो रेसिड्यू है उसको निकालने के लिए हम जिस टेक्निक का यूज करते हैं उसको बोला जाता है GC। GC है गैस क्रोमेटोग्राफी। दो टाइप का GC हम यूज करते हैं यहां पर, एक होता है GC ECD और एक होता है GC MS। GC ECD क्या होता है? ये होता है गैस क्रोमेटोग्राफी इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्शन। और GCMS क्या होता है? ये होता है गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। इन दोनों मेथड का यूज किया जाता है ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड को पता करने के लिए कि फूड प्रोडक्ट में इनका क्या अमाउंट है। यहां पर जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो ECD का ऑप्शन है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ECD विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द FSSA 2006 कंटामिनेंट्स इन अ फूड डू नॉट इंक्लूड। कंटामिनेंट्स किस ऑप्शन को इंक्लूड नहीं करते हैं? ऑप्शन ए है रोडेंट हेयर, ऑप्शन बी है ड्रग रेसिड्यूज, ऑप्शन सी है सॉइल पार्टिकल्स, ऑप्शन डी है डर्ट फ्रॉम पैकेजिंग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए रोडेंट हेयर। इसको कंटामिनेंट्स की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया जाता, बाकी जो तीनों ऑप्शंस हैं उसको कंटामिनेंट्स की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन थर्मल फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। ये एक इजी क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि नॉन थर्मल फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है? नॉन थर्मल का मतलब उसमें टेम्परेचर का यूज नहीं किया गया है। ऑप्शंस हमारे पास हैं रेफ्रिजरेशन, ऑप्शन बी ब्लांचिंग, ऑप्शन सी ओवन ड्राइंग और ऑप्शन डी फिल्ट्रेशन। रेफ्रिजरेशन जो होता है ये एक टाइप का लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट है और ब्लांचिंग और ओवन ड्राइंग ये हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट होते हैं। तो ये तीनों ऑप्शंस क्या हो गए? थर्मल प्रोसेसिंग के अंदर आ गए। अब हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो है फिल्ट्रेशन।
फिल्ट्रेशन में किसी भी टाइप का थर्मल एड यूज नहीं किया जाता, और यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट जूसेस इज रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम? कैल्शियम इनमें से कौन से फ्रूट जूस में ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए है ग्रेप जूस, ऑप्शन बी है ऑरेंज जूस, ऑप्शन सी है एप्पल जूस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। यहाँ हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ऑरेंज जूस। बट नेचुरली ऑरेंज जूस में कैल्शियम नहीं पाया जाता है। ये जो ऑरेंज जूस है ये एक टाइप का फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस होगा। फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस में कैल्शियम पाया जाता है, नॉन फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस में कैल्शियम नहीं पाया जाएगा। यहां पे जो राइट आंसर हमारा जाएगा वो जाएगा ऑरेंज जूस। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है एसेप्टिक पैकेजिंग इज यूज्ड फॉर। ऑप्शन है हमारे पास। ए फ्रोजन फूड्स, ऑप्शन बी है इरेडिएटेड फूड्स, ऑप्शन सी हमारा है स्टेरलाइज्ड फूड, ऑप्शन डी है ड्राइड फूड। एसेप्टिक पैकेजिंग का मतलब क्या होता है? एसेप्टिक का मतलब होता है कीपिंग अवे माइक्रोब्स। ये ऐसी पैकेजिंग होती है जिसमें कि स्टेरलाइज्ड पैकेजिंग का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होने देते हैं, जिससे कि हमारा जो पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट है वो एक टाइप का स्टेरलाइज्ड फूड प्रोडक्ट हो। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी स्टेरलाइज्ड फूड प्रोडक्ट। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच केमिकल इज रिलीज्ड इन द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू एलर्जन? एलर्जन के रिस्पॉन्स में हमारे बॉडी में कौन सा ऐसा केमिकल है जो कि रिलीज होता है? ऑप्शन ए है सेरोटोनिन, ऑप्शन बी है हिस्टामिन, ऑप्शन सी है थायरॉक्सिन, ऑप्शन डी है एपिनेफ्रिन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हिस्टामिन। होता क्या है कि हमारी बॉडी में एक सेल होती है जिसको कहते हैं मास्ट सेल। इस मास्ट सेल पे जब कोई एलर्जन एक्ट करता है तो ये हिस्टामिन नाम का केमिकल रिलीज करती है। तो एलर्जन के रिस्पॉन्स में मास्ट सेल ने क्या रिलीज किया? हिस्टामिन केमिकल को रिलीज किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज। ऑप्शन है ऑप्शन ए नोजिया, ऑप्शन बी स्किन पेलॉर, ऑप्शन सी गॉइटर, ऑप्शन डी थायराइड। तो आयरन की डिफिशियंसी से क्या होता है बॉडी में? बॉडी में होता है एनीमिया, और एनीमिया की वजह से जो स्किन का कलर होता है वो पेल स्किन कलर हो जाता है। तो इसी पेल स्किन कलर को स्किन पेलॉर भी बोला जाता है। ये एक टाइप का सिम्टम है किसका? एनीमिया का। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी स्किन पेलॉर। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डेफिशिएंसी ऑफ नायासिन कॉजेज। नायासिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? तो नायासिन कौन सा विटामिन होता है? ये होता है विटामिन B3। ऑप्शंस हमारे देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पेलाग्रा, ऑप्शन बी है डर्मेटाइटिस, ऑप्शन सी है नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन डी है स्कर्वी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए पेलाग्रा। पेलाग्रा जो होता है वो नायासिन की डिफिशियंसी से कॉज होता है, और इसमें 3D सिम्टम्स होते हैं। 3D में क्या होता है? डायरिया, डिमेंशिया, और क्या होता है? डर्मेटाइटिस। 3D सिंड्रोम भी इसे बोला जाता है। इसमें कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं? पहला होता है डायरिया, दूसरा होता है डिमेंशिया, और तीसरा होता है डर्मेटाइटिस। तो ऑप्शन में आपको डर्मेटाइटिस दिख रहा होगा, लेकिन पेलाग्रा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। तो पेलाग्रा के अंदर तीनों कंसीडर कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा, जो कि विटामिन B3 की डिफिशियंसी से कॉज होता है, वो हो जाएगा पेलाग्रा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया? मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होते हैं, लेकिन सारे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सैल्मोनेला, ऑप्शन बी है लैक्टोकोकस, ऑप्शन सी है स्ट्रेप्टोकोकस, और ऑप्शन डी है सार्सिना। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सैल्मोनेला। सैल्मोनेला, ई कोलाई, स्यूडोमोनास, ये सब क्या होते हैं? ये एक टाइप के ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं जो कि ग्राम स्टेन को पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देते हैं।
आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काइमोसिन इज यूज्ड इन, काइमोसिन का यूज कहाँ किया जाता है? एक टाइप का क्या है, एंजाइम। अभी हमने इसको पहले देखा था कि चीज प्रोसेसिंग के एड में कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है, वहां पे आंसर था काइमोसिन। यहाँ पर क्या पूछा जाता है, इसे किस में यूज किया जा रहा है? ऑप्शन ए है मीट, ऑप्शन बी है लेदर, ऑप्शन सी है चीज और ऑप्शन डी है ड्रिंक्स। तो ये एक टाइप का रिपीटेड क्वेश्चन हो गया सेम पेपर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द टर्म यूज्ड फॉर लाइव बैक्टीरिया फाउंड इन योगर्ट इज, लाइव बैक्टीरिया जो कि योगर्ट में पाए जाते हैं, जो कि हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, उनके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? इसके लिए ऑप्शंस हैं एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन बी है प्रीबायोटिक्स, ऑप्शन सी है प्रोबायोटिक्स और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारी गट हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये एक टाइप के गुड बैक्टीरियाज होते हैं, गुड माइक्रोब्स। प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं? प्रीबायोटिक्स आर फूड फॉर प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स को ग्रो करने के लिए जो फूड होते हैं, एज अ फूड वर्क करते हैं, वो होते हैं प्रीबायोटिक्स। जैसे कि फाइब्रस फूड अगर हम खाते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक टाइप का प्रीबायोटिक हो जाता है, जो कि फूड की तरह वर्क करता है। किसके लिए? प्रोबायोटिक्स के लिए। तो हाई फाइबर का कंटेंट का जो फूड है वो होता है प्रीबायोटिक, और जो लाइव बैक्टीरियाज हैं जो कि हमारी गट हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होता है प्रोबायोटिक्स। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, फूड which are acidic in pH are usually spoiled by which kind of microorganisms? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है ईस्ट एंड मोल्ड, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है वायरस और ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ईस्ट एंड मोल्ड। ये एसिडिक पीएच पे ग्रो करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, मोजोनियर एक्सट्रैक्शन मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन, मोजोनियर एक्सट्रैक्शन मेथड का यूज कहाँ किया जाता है, किस चीज को डिटरमाइन करने में किया जाता है? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है फैट, ऑप्शन बी है शुगर, ऑप्शन सी है सॉल्ट और ऑप्शन डी है हनी। एक मेथड होता है जिसको कहते हैं गर्बर मेथड और दूसरा है मोजोनियर मेथड। इन दोनों का यूज किया जाता है मिल्क में फैट कंटेंट को निकालने के लिए। तो मिल्क में फैट कंटेंट को निकालने के लिए दो मेथड्स का यूज किया जाता है, एक होता है गर्बर मेथड और दूसरा होता है मोजोनियर मेथड। यहां पर क्या है, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, फैट, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। मिल्क में फैट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इन दो मेथड का यूज किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द सेकेंड स्टेप इन पीसीआर इज, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में जो दूसरा स्टेप होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है डीनेचुरेशन, ऑप्शन बी है एनीलिंग, ऑप्शन सी है प्राइमर एक्सटेंशन और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो सेकेंड स्टेप की बात कर रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनीलिंग। बायोटेक के स्टूडेंट्स के लिए और बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ईजी क्वेश्चन है। पीसीआर में पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है हमारा डीनेचुरेशन, ये स्टेप 1 होता है। स्टेप 2 होता है हमारा एनीलिंग और स्टेप 3 होता है प्राइमर एक्सटेंशन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ दीज कम्स अंडर क्लास 2 प्रिजर्वेटिव, इनमें से कौन सी ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि क्लास 2 प्रिजर्वेटिव के अंदर कंसीडर किए जाते हैं? ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन सी है एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी है हनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम बेंजोएट। क्लास 1 प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? क्लास 1 प्रिजर्वेटिव ऐसे प्रिजर्वेटिव होते हैं जो कि नेचुरली अकरिंग होते हैं, जो कि नेचर में पाए जाते हैं। क्लास 2 प्रिजर्वेटिव जो होते हैं वो ज्यादातर केमिकल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जिनको कि हम बनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पॉलीइथाइलिन इन टेट्रा पैक, टेट्रा पैक में पॉलीइथाइलिन का क्या यूज होता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है गैस बैरियर, ऑप्शन बी है मैकेनिकल रिजिडिटी, ऑप्शन सी है लिक्विड बैरियर, ऑप्शन डी है एब्रेशन रेजिस्टेंस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लिक्विड बैरियर। टेट्रा पैक में पॉलीइथाइलिन का जो यूज होता है वो लिक्विड बैरियर के रूप में होता है। गैस बैरियर के लिए उसमें जो यूज किया जाता है वो होता है एल्यूमिनियम फॉइल का यूज। एक लेयर इसमें एल्यूमिनियम की भी होती है, वो यूज़ की जाती है एज अ गैस बैरियर, जो कि ऑक्सीजन को अंदर आने नहीं देती है, जिससे कि ऑक्सीडेशन नहीं होता प्रोडक्ट का।
मैकेनिकल रिजिडिटी के लिए यूज़ होता है पेपर का। टेट्रा पैक में जो पेपर होता है वो मैकेनिकल रिजिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और लिक्विड बैरियर के लिए जो यूज़ किया जाता है वो होता है पॉलीइथाइलिन का यूज़। ये पैकेजिंग का एक क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है, अ माइकोटॉक्सिन is a form of poison produced by some molds and yeast and which accumulate in food animals and thrive within the temperature range। माइकोटॉक्सिन्स किस टेम्परेचर रेंज में सर्वाइव करते हैं, उनके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज है वो क्या होनी चाहिए? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है -7 to 35 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है -5 to 35 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 20 to 30 और ऑप्शन डी है 10 to 20 डिग्री सेल्सियस। तो माइकोटॉक्सिन्स क्या होते हैं? ये ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो कि फंजाई के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इनको सरवाइव करने के लिए जो बेस्ट ऑप्टिमल टेम्परेचर रेंज होना चाहिए वो हो जाएगी ऑप्शन सी, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस में माइकोटॉक्सिन्स सबसे अच्छे तरह से ग्रो कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, ईच डिग्री ऑफ सेलेनोमीटर स्केल करेस्पॉन्ड्स टू। सेलेनोमीटर की 1 डिग्री कितने परसेंट NaCl को दिखाती है? ऑप्शन ए है 0.26% NaCl, ऑप्शन बी है 2.65% NaCl, ऑप्शन सी है 12.65% NaCl और ऑप्शन डी है 26.5% NaCl। सेलेनोमीटर का काम क्या होता है? ये सॉल्ट का परसेंटेज बताता है। ये जो डिवाइस है ये सॉल्ट परसेंटेज बताता है किसी भी सॉल्यूशन में। तो उसका जो 1 डिग्री होता है वो 0.26% NaCl को शो करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, द यूरोपियन यूनियन ज्वाइंट द कोडेक्स एलिमेंटेरियस इन द ईयर। कोडेक्स एलिमेंटेरियस को यूरोपियन यूनियन ने किस ईयर में ज्वाइन किया? ऑप्शंस हैं हमारे पास, ऑप्शन ए है 1983, ऑप्शन बी है 1993, ऑप्शन सी है 2003 और ऑप्शन डी है 1995। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 2003। 2003 में यूरोपियन यूनियन ने कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन को ज्वाइन किया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, कोडेक्स स्टैंडर्ड्स आर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स विच आर डैश इन नेचर। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए वॉलेंट्री, ऑप्शन बी रेस्ट्रिक्टिव, ऑप्शन सी बाइंडिंग टू कंट्रीज और ऑप्शन डी है लेजिस्लेशन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए वॉलेंट्री इन नेचर। कोडेक्स स्टैंडर्ड्स वॉलेंट्री नेचर में है, इसको हम ले सकते भी हैं, ये हमारे ऊपर थोपे नहीं जाते हैं, यानी रेस्ट्रिक्टिव नेचर के नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वॉलेंट्री इन नेचर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, लार्ज लैक्टोज क्रिस्टल्स इन द आइसक्रीम कॉज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स इन द प्रोडक्ट। आइसक्रीम में लैक्टोज के बड़े क्रिस्टल्स कौन सा ऐसा डिफेक्ट है जो कि कॉज करते हैं? ऑप्शन ए है लंपीनेस, ऑप्शन बी है सैंडीनेस, ऑप्शन सी है ग्रेनीनेस और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सैंडीनेस। सैंडीनेस कॉज होता है जब लैक्टोज के क्रिस्टल्स बड़े हो जाते हैं आइसक्रीम में। अगला क्वेश्चन है, बटर इज एन इमल्शन ऑफ। बटर किस टाइप का इमल्शन है? ऑप्शन है हमारे पास, फैट इन वाटर, ऑप्शन बी है वाटर इन फैट, ऑप्शन सी है वाटर इन ऑयल और ऑप्शन डी है बटर इज नॉट एन इमल्शन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाटर इन ऑयल इमल्शन। बटर और मार्जरीन कैसे इमल्शंस होते हैं? वाटर इन ऑयल। और मिल्क कैसा इमल्शन होता है? ऑयल इन वाटर इमल्शन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड आर हेल्पफुल टू। जिस फूड प्रोडक्ट में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है वो कैसे पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल होंगे? ऑप्शंस है हमारे पास, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी है सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑप्शन सी है एस्थमा और ऑप्शन डी है टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़। डायबिटीज़ के पेशेंट्स को लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड कंज्यूम करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कैलोरीज इज लिबरेटेड व्हेन 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज कंज्यूम्ड। 1 ग्राम प्रोटीन को कंज्यूम करने पर हमारी बॉडी में कितनी कैलोरी एनर्जी लिबरेट होती है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है 4.1 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी 4.2 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी 4.3, ऑप्शन डी 4 किलो कैलोरी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी
4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है हमें 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करने पर। ये एक इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ एफएसएसएआई आर द पेस्टिसाइड, वेटनरी ड्रग रेसिड्यूज एंड माइक्रोबायोलॉजिकल काउंट्स प्रोवाइडेड। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है सेक्शन 11 ऑफ द एफएसएसएआई, ऑप्शन बी है सेक्शन 21 ऑफ द एफएसएसएआई, ऑप्शन सी है सेक्शन 25 ऑफ द एफएसएसएआई, ऑप्शन डी है सेक्शन 31 ऑफ द एफएसएसएआई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेक्शन 21 ऑफ एफएसएसए 2006। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड। इनमें से कौन सा ऐसा स्टैंडर्ड है जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पर डिफाइंड है। ऑप्शन ए है हमारे पास ISO 9001, ऑप्शन बी है ISO 14000, ऑप्शन सी है ISO 2200, ऑप्शन सी है ISO 2006। तो ISO 9000 को क्या बोला जाता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, QMS। तो क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है ISO 9001। ISO 14000 क्या है, ये है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, EMS। ISO 22000 अगर होता तो ये हो जाता FSMS, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ISO 2006 जैसा कोई भी ISO नहीं होता। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन है ISO 9001। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्लॉजेज आर देयर इन ISO 9000 2015। कितने क्लॉजेज होते हैं या कितने चैप्टर्स होते हैं ISO 9000 2015 में। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 12। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 चैप्टर्स टोटल है ISO 9000 2015 में। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हाउ मच शुड बी मिनिमम परसेंटेज ऑफ एसिटिक एसिड इन कमर्शियली अवेलेबल विनेगर। कमर्शियली जो विनेगर को सोल्ड किया जाता है उसमें कितना परसेंट मिनिमम एसिटिक एसिड होना चाहिए। ऑप्शन ए है हमारे पास 2%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 6% और ऑप्शन डी है 8%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 4%। मिनिमम 4% एसिटिक एसिड होना चाहिए कमर्शियली अवेलेबल विनेगर में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, हाउ मच शुड बी TPC ऑफ ऑयल एज पर FSSAI। टोटल पोलर कंपाउंड्स कितने होने चाहिए ऑयल में FSSA के अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए है 5%, ऑप्शन बी है 15%, ऑप्शन सी है 25%, ऑप्शन डी है 35%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 15%। ऑयल में, फ्रेश ऑयल में 15% टोटल पोलर कंपाउंड्स होना चाहिए। अगर वो रीयूजेबल ऑयल है तो उसमें हो जाता है 25%। यहाँ पर ऑयल की बात हो रही है, यानी ये फ्रेश ऑयल की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15%। अगला जो क्वेश्चन है, दी बॉट्यूलिज्म इंटॉक्सिकेशन अकर्स ड्यू टू। बॉट्यूलिज्म का इंटॉक्सिकेशन किस वजह से होता है। ऑप्शन ए है हमारे पास माइकोटॉक्सिन, ऑप्शन बी न्यूरोटॉक्सिन, ऑप्शन सी एंटेरोटॉक्सिन और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूरोटॉक्सिन। बॉट्यूलिज्म जो होता है वो एक टाइप का न्यूरोटॉक्सिन होता है। क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम ये जो बैक्टीरिया है इसकी वजह से होता है, और ये कैंड फूड प्रोडक्ट के स्पॉइल के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूरोटॉक्सिन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ISI मार्क फॉर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स। प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स के लिए ISI मार्क कौन सा मार्क होता है। ऑप्शन ए है एग मार्क, ऑप्शन बी FPO, ऑप्शन सी MFPO, ऑप्शन डी BIS। तो आपको पता होगा जो BIS होता है वो ISI मार्क देता है। तो फूड प्रोडक्ट में BIS मार्क जो होता है वो फूड प्रोडक्ट के प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ज्वाइंट दी कोडेक्स एलिमेंटेरियस इन द ईयर। कोडेक्स एलिमेंटेरियस को इंडिया ने किस ईयर में ज्वाइन किया। ऑप्शन ए है 1964, ऑप्शन बी है 1993, ऑप्शन सी है 2003, ऑप्शन डी है 1995। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, 1964। कोडेक्स एलिमेंटेरियस का फाउंडेशन किस ईयर हुआ था। इसका फाउंडेशन हुआ था 1963 में। 1963 में कोडेक्स फॉर्म होता है और इंडिया इसका मेंबर बनता है 1964 में। अगला जो क्वेश्चन है वो है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS इज लोकेटेड एट।
BIS का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है अहमदाबाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, MRA स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए मरीन रिस्क असेसमेंट, ऑप्शन बी माइक्रोबायोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट, ऑप्शन सी माइक्रो रिस्क असेसमेंट और ऑप्शन डी मेजर रिस्क असेसमेंट। तो ये माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइक्रोबायोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट। इजी क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल EIC इज हेडेड बाय। एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल को हेड कौन करता है? ऑप्शन ए है प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ऑप्शन सी है चेयरमैन और ऑप्शन डी है डायरेक्टर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चेयरमैन। इट इज हेडेड बाय अ चेयरमैन। अगला जो क्वेश्चन है वो है, द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ फूड अथॉरिटी इज। चेयरपर्सन और मेंबर्स ऑफ फूड अथॉरिटी के लिए टर्म ऑफ ऑफिस कितने ईयर्स का होता है? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए है 2 ईयर्स, ऑप्शन बी 3 ईयर्स, ऑप्शन सी 4 ईयर्स और ऑप्शन डी 5 ईयर्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 ईयर्स। एफएसएसए के सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स की टर्म ऑफ ऑफिस, सैलरी और अलाउंसेस के बारे में बताया गया है। तो इनकी जो टर्म ऑफ ऑफिस होती है वो होती है 3 ईयर्स की। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द लेटर्स CC इन HACCP स्टैंड फॉर। ये एक इजी क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सेंट्रल कंट्रोल, ऑप्शन बी है क्रिटिकल कंट्रोल, ऑप्शन सी है कंट्रोल सेंटर, ऑप्शन डी है कंट्रोल क्राइटेरिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिटिकल कंट्रोल, ऑप्शन बी। इसका फुल फॉर्म होता है हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। तो यहाँ पे CC से क्या हो जाएगा? क्रिटिकल कंट्रोल। अगला क्वेश्चन है हमारा, द सेंट्रल लैबोरेटरी फॉर एगमार्क इज लोकेटेड इन। सेंट्रल लैबोरेटरी जो है एगमार्क की, एगमार्क मतलब एग्रीकल्चर मार्केटिंग की, वो कहाँ पर लोकेटेड है? ऑप्शन ए है नागपुर, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है चेन्नई और ऑप्शन डी है मुंबई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नागपुर। नागपुर में इसकी सेंट्रल लैबोरेटरी लोकेटेड है। अगला जो क्वेश्चन है, द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB वाज फाउंडेड इन द ईयर। NDDB का फाउंडेशन किस ईयर हुआ था? ऑप्शन ए है हमारे पास 1965, ऑप्शन बी है 1966, ऑप्शन सी 1970 और ऑप्शन डी है 1980। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1965 में NDDB का फाउंडेशन किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द फैट कंटेंट इन डबल टोन्ड मिल्क इज। डबल टोन्ड मिल्क में फैट का कंटेंट कितना होता है? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए है 0.5%, ऑप्शन बी 1%, ऑप्शन सी 1.5% और ऑप्शन डी 5%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1.5%। टोन्ड मिल्क में कितना होता है? टोन्ड मिल्क में मिल्क फैट का कंसेंट्रेशन होता है 3% और डबल टोन्ड में कितना होता है? ये होता है 1.5%। ऐसे ही क्रीम मिल्क में कितना होता है? 4 to 6%। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू रिटेन कलर ऑफ द मिल्क? मीट के कलर को रिटेन करने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है सोडियम ब्रोमाइड, ऑप्शन सी है सोडियम नाइट्रेट और ऑप्शन डी है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट रिस्पॉन्सिबल होता है रेड कलर जो मीट का होता है उसको रिटेन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, येलो कलर ऑफ एग यॉक इज ड्यू टू। एग यॉक का येलो कलर किस कंपाउंड की वजह से होता है, किस पिगमेंट की वजह से होता है? ऑप्शन है हमारे पास। ए है ल्यूटीन, बी है जियाजेंथिन, सी है बोथ ए एंड बी और डी है नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल की वजह से एग यॉक जो है उसका येलो कलर होता है। तो ज़ैंथोफिल जो पिगमेंट है ये दो पिगमेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है। पहला पिगमेंट क्या है इसमें? वो है ल्यूटीन और दूसरा है जियाजेंथिन।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ, यानी ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द येलो कलर इन काउ मिल्क इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। काउ मिल्क का जो येलो कलर है वो किस पिगमेंट की वजह से होता है। ऑप्शन ए है कैरोटीन, ऑप्शन बी है राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी है बिक्सिन, ऑप्शन डी है ज़ैंथोफिल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कैरोटीन की वजह से काउ मिल्क का कलर येलो होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। इनमें से कौन सा विटामिन है जो कि वाटर सॉल्युबल है। ऑप्शन ए है कैरोटिनॉइड्स, ऑप्शन बी है स्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन डी टोकोफेरॉल। कैरोटिनॉइड्स कौन से विटामिन होते हैं, ये होता है विटामिन ए, एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी, कैल्सीफेरॉल होता है विटामिन डी और टोकोफेरॉल होता है विटामिन ई। आपको पता है विटामिन ए डी ई के क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं, और विटामिन बी और सी क्या होता है, वाटर सॉल्युबल। हमसे पूछा है वाटर सॉल्युबल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी विल बी द राइट आंसर। विच वन इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट अमाउंट इन फिंगर मिलेट रागी। रागी में कौन सा ऐसा मिनरल है जो कि हाईएस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए है थियामिन, ऑप्शन बी है नियासिन, ऑप्शन सी है फैट और ऑप्शन डी है कैल्शियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम। ये मिलेट से क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 में मनाया गया, और इससे क्वेश्चंस जरूर आएंगे अपकमिंग एफएसओ एग्जाम्स में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमको मिलेट अच्छे से पढ़ना होगा। द एंजाइम दैट कर्डल्स द कैसीन इन मिल्क। ऑप्शन ए है हमारे सामने एल्कलीन प्रोटीएज, ऑप्शन बी पेपेन, ऑप्शन सी काइमोसिन, ऑप्शन डी पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। ये तीसरा ऐसा क्वेश्चन है जो कि काइमोसिन से रिलेटेड पूछा गया है, और तीनों में जो आंसर गया है वो काइमोसिन ही गया है। अभी हमने सबसे पहले आपको बताया था कि मिल्क को कर्डल करने में कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है रेनिन। रेनिन इज कंपोज्ड ऑफ टू एंजाइम्स, पेप्सिन एंड काइमोसिन। तो इसमें होता क्या है कि मिल्क में जो प्रोटीन होती है कैसीन प्रोटीन, कैसीन प्रोटीन को कर्डल करता है क्या, रेनिन, और रेनिन कंपोज्ड होता है किससे, पेप्सिन और काइमोसिन से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, काइमोसिन। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, अ कॉमन एडल्ट्रेंट इन ब्लैक पेपर पाउडर इज। ब्लैक पेपर पाउडर में कॉमन एडल्ट्रेंट कौन सा होगा। ऑप्शन ए है ब्लैक सैंड, ऑप्शन बी है पपाया सीड, ऑप्शन सी है यूरिया और ऑप्शन डी है पोमीग्रेनेट सीड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पपाया सीड्स। पपाया सीड्स को एडल्ट्रेंट के रूप में यूज किया जाता है, चाहे वो ब्लैक पेपर पाउडर हो या ब्लैक पेपर सीड हो, दोनों में पपाया सीड्स का यूज किया जाता है एज एन एडल्ट्रेंट। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, TSS इन जैम एज पर FSSAI इज। जैम में कितना TSS होना चाहिए, टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स कितने होने चाहिए FSSAI के अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए है, अच्छा यहाँ पे NLT और NMT लिखा हुआ है, NMT का मतलब होता है नॉट मोर देन, NLT का मतलब है नॉट लेस देन। ऑप्शन ए है हमारे पास नॉट लेस देन 60, ऑप्शन बी है नॉट मोर देन 60, ऑप्शन सी है नॉट लेस देन 68, ऑप्शन डी है नॉट मोर देन 62। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉट लेस देन 68। जैम की बात हो रही है तो ये 68 हो जाएगा, जेली होता है यहाँ पर तो हो जाता 65। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, विच टाइप ऑफ फूड इज कवर्ड अंडर FSSA 2006। इनमें से कौन से फूड्स ऐसे हैं जिनको कवर किया जाता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट के अंदर। ऑप्शन ए है अनप्रोसेस्ड, ऑप्शन बी है प्रोसेस्ड, ऑप्शन सी है सेमी प्रोसेस्ड, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स, ये थे टोटल 70 क्वेश्चंस जो कि टेक्निकल पोर्शन से आए हुए थे। क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही ना बहुत हार्ड था ना बहुत इजी था, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे, और ये क्वेश्चंस आपको रिवाइज करने इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस फिर से अलग अलग एग्जाम्स में, FSO के एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। आई होप आप इसे अच्छे से रिवाइज कर पाए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू।